हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी तैयारी अब बिल्कुल फाइनल है, अच्छी चल रही होगी और थोड़ा टाइम बचा है अब आपके एग्ज़ाम में। आपका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, चूँकि इस बार पहली बार पटवारी में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ग्रुप 2 के क्वेश्चन हैं ये, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और एक और वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएंगे अभी प्रबंधन के, तो उनको देखना भी मत भूलिए। उनमें से आपको बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म डैश का गठन करता है। ये क्वेश्चन पूरे आए हुए हैं और इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर है किसका? बृहत वातावरण। ठीक है, सूक्ष्म, आंतरिक, बृहत, तो इसका करेक्ट आंसर है बृहत। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो है बृहद वातावरण का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ एक व्यापारिक इकाई का निर्माण क्या कहलाता है? ठीक है, साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ एक व्यापारिक इकाई। दो या दो से अधिक फर्में जब एक साथ एक व्यापारिक इकाई करती हैं तो उसको क्या बोला जाता है ज्वाइंट वेंचर या संयुक्त उद्यम। सिर्फ संयुक्त उद्यम को इन्होंने पूछा है। ऑप्शन में टेक ओवर, एग्जीबिशन, ये ऐसे दिखे हैं। तो भाषा थोड़ी सी कठिन है, आप अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर को इन्होंने डेफिनेशन पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या द्वारा वर्णित किया जाता है? ठीक है, तो प्रबंधन की संकीर्ण, नैरो अवधि या सोपानिक स्तर, जो पद सोपान होता है उसकी उच्च संख्या द्वारा वर्णित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा किया जाता है? टॉल स्ट्रक्चर। डायरेक्ट आंसर याद रखिए। एक लंबी संगठनात्मक संरचना की मुख्य विशेषता होती है टॉल स्ट्रक्चर, मतलब लंबी संगठनात्मक संरचना। इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि ये जो है एक अध्यक्ष, सीईओ और कुछ मामलों में शीर्ष पर निदेशक मंडल होते हैं। ठीक है, प्रबंधन की संकीर्ण अवधि एवं सोपानिक स्तर। ठीक है, मतलब हायरार्की, जो पद सोपान होता है वो होता है। और ये किसका है? टॉल स्ट्रक्चर, लंबी, जिसमें लंबा होगा, ज्यादा होगा, उसी में पद सोपान होंगे। ठीक है, लाइन अथॉरिटी, फ्लैट स्ट्रक्चर, स्टॉक क्या है? तो इसका आंसर रखना है लंबी स्ट्रक्चर। ठीक है, टॉल स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रबंधन के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से लगा लीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संगठन के अस्तित्व के कारण को इस्तेमाल कौन किया जाता है? तो क्या है? संगठन का अस्तित्व का कारण कौन सा है? मिशन। संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? मिशन। लक्ष्य, उद्देश्य, दृष्टि और मिशन ऑप्शन थे, तो इनमें करेक्ट आंसर मिशन है। ठीक है, संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करता है मिशन। नेक्स्ट है, एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में 3 चरण नियंत्रण हटाना, अनफ्रीजिंग, सीखना और लर्निंग है। नियंत्रण हटाना और सीखना। ठीक है, तो एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार किस प्रकार के संगठन में, ठीक है, तो औपचारिकरण, रिफ्रीजिंग, स्ट्रक्चरिंग और रीलर्निंग। ठीक है, तो इनमें कौन सा है? अनफ्रीज जो है वो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अनफ्रीज, चेंज, रिफ्रीज, जिसे कर्ट लेविन चेंज मैनेजमेंट मॉडल भी कहा जाता है, एक संगठन के भीतर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक तरीका है। इस विधि में कर्मचारियों को बदलने, परिवर्तन करने और संगठन के भीतर उन परिवर्तनों को एकीकृत करने और सामान्य करने के लिए तैयार किया जाता है। अंतिम चरण है रिफ्रीज चरण। ठीक है, अंतिम चरण कौन सा है? रिफ्रीज चरण। तो इन्होंने लास्ट का पूछा है, कौन कौन सा है? नियंत्रण, अनफ्रीजिंग, लर्निंग और कौन सा है? रीफ्रीजिंग। ठीक है, अनफ्रीजिंग, फिर लर्निंग, फिर है रीफ्रीजिंग। तो रीफ्रीजिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यस, एक सेकेंड वेट कीजिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवितरण के लिए आसानी से, सॉरी,
हर्ज़बर्ग के दो कारक सिद्धांत, हर्ज़बर्ग के अनुसार पूछा गया है। जितने भी थिंकर्स हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे, और हर्ज़बर्ग, साइमन, टेलर, ये बहुत, हेनरी फ्योल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो, हर्ज़बर्ग के दो कारक द्विघटक सिद्धांत किसने दिया है, ये पूछेंगे, तो हर्ज़बर्ग ने दिया है। क्वेश्चन है, हर्ज़बर्ग के दो कारक सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन से कारक प्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी अनुपस्थिति से असंतोष बढ़ जाता है। मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो अभिप्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, अभिप्रेरण तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो असंतोष जरूर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से कारण हैं, तो उनको बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। हर्ज़बर्ग ने हाइजीन फैक्टर दो कारण दिए हैं, हर्ज़बर्ग का ध्यान रखिए। हर्ज़बर्ग ने दो कारक सिद्धांत दिया है, इनके अनुसार स्वच्छता, प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत, ठीक है, कौन सा, प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत, और द्विकारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। स्वच्छता कारक वो कारक होते हैं जो कार्यस्थल पर प्रेरणा के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये दीर्घकाल के लिए सकारात्मक संतुष्टि नहीं लाते हैं, ठीक है। ये जो है फैक्टर मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो असंतोष होता है, बढ़ जाता है, इनको बोला जाता है हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा होता है प्रेरणा। प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत हर्ज़बर्ग ने दिया है, ये मोटिवेशन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको, कैश, ठीक है। जो आसानी से उपलब्ध होता है, कैश की डेफिनेशन इस तरीके से पूछी है, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड, उसको क्या कहा जाता है, कैश कहा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त सामान, ठीक है, टेंजिबल और इंटेंजिबल से क्वेश्चन है। मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं और दीर्घ काल तक इस्तेमाल किए जाते हैं, निम्न कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, मूर्त सामान, ठीक है। मूर्त मतलब वो होता है जिनको छुआ जा सकता है, ठीक है, और जो दीर्घ काल तक चलते हैं, और जिन दीर्घ काल तक मतलब लंबे समय तक जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको क्या कहेंगे, इनमें से वो कहलाते हैं टिकाऊ माल, ठीक है। टिकाऊ सामान, उपभोक्ता उन्हें लंबे समय तक। देखो, मूर्त और अमूर्त क्या होती हैं, मूर्त वो चीज़ें होती हैं जो दिख रही हैं, जैसे सामान, मशीनरी, है ना, ये सब चीज़ें, और अमूर्त कौन सी होती हैं, क्रेडिट, अगर पूछे गुडविल, रिस्पॉन्स, क्रेडिट, लाइबिलिटीज, ये सारी चीज़ें हैं, ये अमूर्त होती हैं या इंटेंजिबल होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे माल जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए माल का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, निम्न रूप में जाने जाते हैं। वे माल, कौन सा माल, जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए माल का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे माल क्या कहलाते हैं, ऐसे माल कहलाते हैं उत्पादक माल, ठीक है। उपभोक्ताओं की इच्छाओं को उत्पादन करके, देखो, जो प्रत्यक्ष रूप से माल का उत्पादन करके उत्पादन कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की इच्छाओं को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ऐसे माल को क्या कहा जाता है, उत्पादक माल, ठीक है। उत्पादक माल, अलग अलग माल है, उत्पादक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तो ये होता है उत्पादक माल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए, और ग्रुप 2 के एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है। सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो ये है विरोधाभास प्रबंधन, ठीक है। सहयोग, परिहार, आवास और प्रतिस्पर्धा, सब चीजें एक साथ हो रही हैं, तो इसको बोला जाता है विरोधाभास प्रबंधन, ठीक है। संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाने के दौरान संघर्ष के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने की प्रक्रिया है। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य संगठनात्मक सेटिंग में प्रभावशीलता या प्रदर्शन सहित सीखने और समूह परिणामों को बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। तो ये है विरोधाभास प्रबंधन या संघर्ष प्रबंधन। नेक्स्ट है, बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और किस डैश के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो बीसीजी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये बीसीजी मैट्रिक्स में मार्केट शेयर और
बाजार मार्केट ग्रोथ रेट, दोनों के आधार पर 4 श्रेणियों में उत्पाद के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और बाजार वृद्धि दर मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है, किसके आधार पर? बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और डैश के आधार पर, तो डैश की जगह क्या आएगा? बाजार वृद्धि दर मार्केट ग्रोथ रेट। बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और बाजार वृद्धि दर के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स एक चार्ट है जो 1970 में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के ब्रूस हैंडरसन द्वारा बनाया गया था ताकि निगमों को उनकी व्यावसायिक इकाइयों के विश्लेषण में मदद मिल सके, ठीक है। तो ये है, इसमें मार्केट शेयर और बाजार वृद्धि दर को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु, लिंग, आय, धर्म के आधार पर एक बाजार को विभाजित करना क्या कहलाता है, किस रूप में जाना जाता है? देखो, एज, सेक्स और इनकम और रिलीजन के आधार पर अगर बाजार को विभाजित किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? जनसांख्यिकीय विभाजीकरण, ठीक है। ये जनसंख्या के कारक हैं तो जनसांख्यिकीय या पॉपुलेशन विभाजीकरण, डेमोग्राफिक विभाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, अपने व्यक्तित्व लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन निम्न कहलाता है, ठीक है। अपने व्यक्तित्व लक्षणों, जीवन शैली, मूल्यों के आधार पर बाजार ग्राहकों का विभाजन क्या कहलाता है? मनोवृत्ति परक। देखो, मनोवृत्ति मतलब लक्षण, व्यक्तित्व, जीवन शैली, मूल्य, इनकी बातें हो रही हैं। तो इस तरीके से अगर मार्केट का विभाजन हो तो वो कहलाता है मनोवृत्ति परक विभाजन, और लिंग, आय, धर्म और आयु के आधार पर हो तो वो कहलाएगा जनसंख्या विभाजन, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये विभाजन विधि ग्राहक के मनोविज्ञान पर केंद्रित होती है जिसे कंपनी द्वारा उनकी मार्केटिंग गतिविधियों के लिए केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता निम्न कहलाती है। एक कर्मचारियों, ग्राहकों, जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से उनके व्यवहार करने के लिए व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता निम्न कहलाती है। क्या कहलाती है? निगमित सामाजिक जिम्मेदारी, CSR जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कहलाती है? इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो ये है जनता की सामाजिक जिम्मेदारी, इसमें गुणवत्ता, नैतिक और व्यवसाय में निरंतर प्रतिबद्धता दी गई है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। नैतिक रूप से है तो मतलब सोशल है, और कॉर्पोरेट कंपनी के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयरधारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुक वैल्यू। बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयरधारकों की इक्विटी को खाता मूल्य या बुक वैल्यू कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बुक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अनुपात जो मौद्रिक वर्तमान संपत्ति के अनुपात देयताओं के साथ संबंध केंद्रित होता है क्या कहलाता है? ठीक है, फाइनेंस के क्वेश्चन है, फाइनेंस मैनेजमेंट के, वह अनुपात जो मौद्रिक वर्तमान संपत्ति के वर्तमान देयताओं के साथ संबंध केंद्रित होता है कहलाता है साख निर्धारण अनुपात, ठीक है। एसेट टेस्ट रेशियो, साख निर्धारण अनुपात, ठीक है, वर्तमान संपत्ति के देयताओं के साथ केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं और माल के बीच बुनियादी अंतर यह है कि माल के विपरीत सेवाएं क्या हैं? अब कौन सी, अमूर्त है या मूर्त है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अमूर्त सेवाएं क्या होती हैं? अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, जो चीजें सेवाएं पूछें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछें, गुडविल पूछें, क्रेडिट पूछें, साख पूछें, ये सब चीजें क्या है? अमूर्त हैं। जो चीजें छुई नहीं जा सके उनको अमूर्त कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेवाएं पूछा है, कुछ और भी पूछ सकते हैं। गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान उसको छू सकते हैं, वो मूर्त है, जो दिख रहा है छू सकते हैं वो मूर्त है। तो यहाँ पे सेवा, गुड्स और वस्तुओं और सेवाओं में अंतर पूछा है, माल और सेवाओं में, ठीक है। सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बिल जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता है सामान्यतः निम्न रूप में जाने जाते हैं,
ठीक है। ऐसे बिल जिनका भुगतान संगठन नहीं करता है उनको क्या कहा जाता है? बैड डेब्ट। ठीक है, मतलब जो कभी नहीं करता है, जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता है, वो ऐसे बिल क्या कहलाते हैं? बैड डेब्ट। या ऋण एक लेनदार को दी गई वह राशि है जिनकी भुगतान करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन को या डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? डिसीजन केवल एक व्यक्ति लेगा, मतलब एक ही जगह होगी, तो वो होता है केंद्रीकरण। ठीक है, और जो अलग अलग नीचे ऊपर वाला अथॉरिटी, केवल बड़ी अथॉरिटी ऊपर जो है, जैसे जिला केवल केंद्रीय लेवल पे, जैसे दिल्ली में केवल डिसीजन हो और अलग अलग जिला संभाग यहाँ पे ना हो, तो वो विकेंद्रीकरण कहलाएगा। जो नीचे लेवल पे होता है डिसीजन अलग अलग जगह पे, वो विकेंद्रीकरण है, और केवल एक जगह हो तो वो केंद्रीकरण है। यहाँ पे क्या पूछा है? संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन या डिसीजन मेकिंग एकल बिंदु तक केंद्रित होता है वह कहलाता है केंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, प्रत्ययोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों को इस नाम से जाना जाता है। बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों या लेखों को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परमानेंट अकाउंट्स। ठीक है, जो विभिन्न अलग अलग आइटम्स के लिए लिखे गए होते हैं उनको बोला जाता है स्थायी लेखा या परमानेंट अकाउंट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, परमानेंट अकाउंट, जो बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी के प्रदर्शन को मापन एवं तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, कर्मचारी का प्रदर्शन हो रहा है, कैसा काम कर रहा है, फिर उसे पुरस्कृत करने की प्रक्रिया कहलाती है निष्पादन मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। ठीक है, मदों की वह लागत क्या है जो आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि से भिन्न होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है भिन्न है, तो क्या है? नाम से ही है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जो फिक्स्ड होगी वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, जो भिन्न है, अलग अलग है, तो वो कहलाती है परिवर्तनशील या वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट के टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म द्वारा पूरे बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति की जाती है निम्न रूप में जाना जाता है। एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म पूरे बाजार में वस्तु की आपूर्ति करेगी, मतलब एक ही जो फर्म है या संस्था है वो पूरे बाजार में माल की वस्तुओं की आपूर्ति करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली, एकाधिकारिता, है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मोनोपोली इसको या एकाधिकार बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जब एक ही फर्म सारी वस्तुओं को बेचे। ठीक है, मतलब वही बेचेगा और कोई कंपनी नहीं बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर सुधार के साथ कंपनी की हर गतिविधियों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास क्या कहलाता है? निरंतर सुधार के साथ कंपनी की गुणवत्ता वृद्धि करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें पूरी गतिविधियों में गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट है, निरंतर सुधार के साथ कंपनी की हर गतिविधि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास निम्न कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। अभी अपने देखा। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षुता, एंटरप्रेन्योरशिप, अंडर स्टडी आदि जैसी प्रशिक्षण विधियां जो कर्मचारियों को काम करते समय सीखने का अवसर देती हैं परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती हैं, सामान्यतः क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो क्या कहलाती हैं? ऑफ द जॉब। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो कर्मचारियों को काम करते समय सीखने का अवसर देती है परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती है, मतलब ऑन ड्यूटी नहीं हो रहा है, कार्यस्थल को भी बाधित कर रही है, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफ द जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है। ऑप्शन में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, लेकिन इसका आंसर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे श्रमिक यानी एंटरप्रेन्योर वास्तविक कार्य करने हेतु प्रत्यक्ष निर्देश दिए जाते हैं, अंतः कार्य प्रशिक्षण। ठीक है, ट्रेनिंग का ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ। ऑप्शन बी नहीं है,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, और भी वीडियोस आएंगे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन और आपको प्रबंधन के इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो उनको आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऑल पे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।